सवाल ये है कि 60s का 70s का जो खेल होता था, क्या वो साफ़ सुथरा होता था? उस वक्त फिक्सिंग वगैरह की बातें होती थी, नहीं होती थी? क्योंकि इस समय जो भारत में दौर है क्रिकेट का या कोई भी खेल हो, कहीं ना कहीं इस तरीके की बू आती है, फिर पूरा खेल जगत बदनाम होता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसे है कि मैच फिक्सिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन अदर फील्ड आल्सो जेलसी हर जगह पे होती है। अब मैं अपनी आपको बात बताता हूँ कि ये 1955 की बात है, जब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था ओलंपिक गेम्स के लिए। तब की बात है कि जो लड़के मेरे से पहले 400 मीटर में फर्स्ट आते थे इंडिया के अंदर, उनको पता चला कि मिल्खा सिंह अब ऊपर आ रहा है। उन्होंने क्या किया, रात को डंडे लेके मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की, मेरे सिर को मारने, मुझे जान से मारने की कोशिश की। और हुआ ये कि रात को बैरक में सोए हुए थे, ये मेरे पे अटैक हुआ और वो लड़के मुझे मार के भाग गए। जब लाइट हाय हाय की आवाज़ आई, लाइट जली और देखा वो लड़के तो भाग गए। और कल ट्रायल थे हमारे, जाना था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मुझे मेरा कोच भी कहने लगा और डॉक्टर भी कहने लगा कि आपको बुखार है, आप मत दौड़िए। मैंने कहा नहीं जी, मैंने इतने साल मेहनत किया है, मैं दौड़ूंगा। क्योंकि उन लड़कों को मालूम था कि मिल्खा सिंह वहां फर्स्ट आएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा, हम रह जाएंगे, इसलिए इनकी टांगें तोड़। ये मेरी एथलेटिक में नहीं बल्कि हॉकी में भी ये होता है, हर चीज़ में। अब 1948 की आप ओलंपिक गेम्स की निकाल के देख लीजिए हिस्ट्री, के ऊधम सिंह हॉकी के बेस्ट प्लेयर थे। ऊधम सिंह की उंगली तोड़ी गई। किसने तोड़ी वो उसका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये जेलसी हर फील्ड में है, चाहे कोई फिल्म लाइन में है, चाहे कोई किसी भी लाइन में है। हर आदमी, अब ये एक्टर अच्छा है, इससे और एक्टर जो होगा वो कहेगा मैं इससे अच्छा बनूं। क्या क्या चीजें वो करने की कोशिश करेगा, अब ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हर फील्ड में जेलसी है, मगर मजा तब है, मैं ये कहता हूं कि मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। ये है, ये आम आदमी नहीं कर सकता। और दूसरा शेर मैं इनको सुनाता रहता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचो किसी भी लाइन के अंदर, अगर आप ये सोचो कि आप जाके ज्योतिषी को ये हाथ दिखलाओगे और ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज़ है, जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, वो ज़मीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो, मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। तो जो हुआ 1960 में आपके ओलंपिक के बारे में अभी तक बात होती है, आप चाहते थे ये कहानी बताई जाए? वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ से 3-4 डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया चंडीगढ़ के अंदर कि आप भी, हमने कहानी पढ़ी है और उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मेरा बेटा भी वहाँ बैठा था जब राकेश जी वहाँ पे आए। तो मेरे बेटे का ये फैसला था कि पापा, क्योंकि मैंने तो 1960 के बाद फिल्म ही कोई नहीं देखी, सच में आपको बताता हूँ। फरहान की भी कोई पिक्चर नहीं देखी आपने? 1960 के बाद मुझे ये नहीं मालूम कि कौन एक्टर अच्छा है, कौन डायरेक्टर अच्छा है, कौन प्रोड्यूसर अच्छा है। उससे पहले मेरे ज़माने में राज कपूर हुआ करते थे, अशोक कुमार जी हुआ करते थे, डेविड हुआ करता था। तो उस ज़माने में तो मैंने 1960 से पहले कुछ चंद एक फिल्म देखी, मगर उसके बाद मुझे नहीं मालूम था। मगर बेटा मेरा जो है वो गोल्फ खेलता है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि इंटरनेशनल गोल्फ का प्लेयर है। जब भी वो गोल्फ खेल के आता है, रात को शाम को एक फिल्म वो ज़रूर हिंदी फिल्म देखता है।
तो उसने इनकी एक फिल्म देखी थी रंग दे बसंती। तो मुझे कहने लगे, अब 3-4 डायरेक्टर वहां पे बैठे हैं, तो मुझे अलग लेके चला गया। कहने लगा, पापा अगर आपने अपनी स्टोरी देनी है तो वो राकेश मेहरा को ही देनी है, और देनी भी 1 रुपए में है, ये भी उसने कहा मुझे। मैंने कहा, यार कमाल की बात कर रहे हो, लाखों रुपए मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी 1 रुपए में देनी है। तो ये मेरे बेटे का फैसला था। और दूसरी चीज जो आपने कही है, ये सही बात है कि मैं ये चाहता था कि जो आने वाली जनरेशन है, ये पहले भी मैंने आपसे कह दिया है कि जो आने वाली जनरेशन है उन लोगों को मिल्खा सिंह के बारे में इतना मालूम नहीं है जो कि जितने हमारे ज़माने के लोग थे उनको मालूम है। तो इसलिए ये मैंने कहानी दी और स्टोरी दी, और मैं ये चाहता था कि ये बच्चे देखेंगे, इंस्पायर होंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने देश के लिए मेडल लेंगे और अपने देश का नाम जो है वो दुनिया भर में ऊंचा करेंगे। इसलिए ये कहानी दी गई इन लोगों को। जो क्या नाम है इनका, गौरव जी ने ये बताया कि मिल्खा जी ने दुनिया भर में 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 80 में से 77 जीती। ये सही बात है। आज भी ये दुनिया में रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर जिसने कि इतनी इंटरनेशनल रेसेस जीती। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप इस बात को हैरान होंगे सुन के कि 2 चीजें जिंदगी के अंदर मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली बात कि जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया। और हमेशा मरते दम तक, आखिरी जब तक मेरी आंखें नहीं मिट जाती, जब तक मैं दुनिया छोड़ के नहीं जाता, तब तक आंखें खुली रहेंगी। और मैं चाहूँगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके दे। और दूसरा सीन वो भी जो फिल्म के अंदर आने वाला है वो ये है, जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया। इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे माँ बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज़ जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाएगा। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी। उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया, दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का। और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा, होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पड़ा था, एक अखबार पड़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी
मेरे दिल के अंदर मैंने कहा यार ये चीज़ें इनको नहीं छापनी चाहिए, हम यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज़ इन्होंने छाप दी है यहाँ पे। छोड़िए इन बातों को, जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए वहां से, पौड़ियों से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैंने कहा मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज़ कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीज़ें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं, हम यहाँ आए हैं भाईचारा, ना कि ये आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं दुश्मनों से फतेह दे, मैंने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कहने लगे नहीं, आपको भी खुदा ताकत दे। तो दोस्तों, मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। जनरल अयूब ने ये जो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जब अब्दुल खालिक रेस शुरू हुई, रेस हार गया अब्दुल खालिक मेरे से, बल्कि एक मक्खन सिंह था इंडिया का दौड़ने वाला, वो बेचारा मर चुका है, तो ये 3rd नंबर पे गया। तो जब जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी अज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो, तो पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जनरल अयूब के लिए, ये बात कहनी। और फिर मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह को कहा जाए कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाए, लोग देखना चाहते हैं। तो जब मैंने स्टेडियम का चक्कर लगाया, ये आप लोगों ने छापा है कि वहां 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी, और उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहां पे आके। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो फिल्म बनाई है इन लोगों ने, मुझे दोबारा जिंदा तो किया ही किया है, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एथलेटिक की बताना चाहता हूँ, ये इन्होंने जिक्र किया है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे था, गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक के अंदर दूसरे नंबर पे था, उसके बाद श्री राम सिंह आया, श्री राम सिंह तीसरे नंबर पे था, पीटी ऊषा आई, वो चौथे नंबर पे थी, 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लड़की थी। वो ये 5 आदमी जो हैं वो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं, मगर मेडल नहीं ले पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म इन्होंने जो बनाई है, जो इस बच्चे ने काम किया है और इस लड़की ने काम किया है और इन्होंने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे वाईकॉम वाले भी खड़े हैं, यहाँ पे जीत जी मेरे पास खड़े हैं, इन लोगों ने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि आने वाली जनरेशन को ये फिल्म इंस्पायर करेगी कि मिल्खा सिंह के मुंह से किस तरह से खून निकलता रहा, कितना उसने हार्ड वर्क किया
वो मौत से लड़ा कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने देश के लिए मेडल लेना है। सारी दुनिया को यह मालूम था रोम ओलंपिक जाने से पहले कि अगर 400 मीटर में कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उनको भरोसा हो चुका था कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, इन्होंने बताया भी, उसमें से 77 जीती। सारी दुनिया ये कहती थी कि अगर 400 मीटर जीतेगा तो मिल्खा सिंह ही जीतेगा, मगर मेरी बैड लक नहीं, इंडिया की बैड लक थी, मेरे से रेस में गलती हुई, वो मेडल चला गया। तो मैंने आपसे कहा है कि मरते दम तक मेरे में ये रहेगा कि मैं देख के जाऊं कि कोई ना कोई इंडियन यहां से उठना चाहिए। इन बच्चों को, डायरेक्टर को, इनके जितने जो फिल्म जिनके अंदर उन सब लोगों ने काम किया, उनको सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को देख के आने वाली जनरेशन जो है वो खड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिल्खा जी। प्लीज अगर आप यहाँ आ सकते हैं। Rakesh, Sonam, Farhan and everyone here is never complete without its music. Out of the movie today and it's an official launch. So here we go. हेलो। थैंक यू। Okay. No, 10 minutes. We'll take some questions. Yeah. Okay. Of Milkha Singh, the earliest. जब राकेश ने मुझे कहानी सुनाई, मुझे याद है वो एडिटिंग रूम में हम मिले थे, 25 मिनट में उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई और मतलब सुनकर ही मुझे लगा कि एक बहुत ही स्पेशल कहानी है, एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसकी कहानी सबको बताना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था,
क्योंकि एक इंस्पिरेशनल इंडियन की कहानी है। और आज के ज़माने में मुझे लगता है कभी कभी कि जो एक नेशनल प्राइड होता है लोगों में, वो उसे फिर से इंस्पायर करने के लिए, फिर से जगाने के लिए ऐसी कहानियाँ बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ये मुलाकात हुई राकेश से और मुझे मौका मिला कि मैं इस रोल को परफॉर्म कर सकूं। तो दैट्स वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मीटिंग्स दैट आई थिंक आई हैड as far as my work career goes. It was really really good. Rakesh, if I can ask you, I open the floor to journalists here as well, but making sports movies is not easy. It's not a genre that has been explored very often in India. There's been some exceptional ones made, especially of late. But did you discover in your work through this movie that, gosh, what have I taken trying to make a sports movie? Hello? Yeah. I'll like to clarify, what do I say? It's not a movie on sports. It's not a movie about a sportsman. That Milkha sir is a sportsman is incidental to the film. It is the movie about the triumph of a human spirit. This could be a film about Bhagat Singh, Vivekananda, Gandhi. It happens to be about Milkha Singh. So, what I saw in the film was here was a boy who had a lost childhood. 12 साल की उम्र में जिनका चाइल्डहुड उनसे बचपन उनसे छीन लिया गया हो। 12 साल की उम्र में सर के ऊपर से माँ बाप का साया अगर आपके चला जाए, सर के ऊपर छत नहीं है, पहनने को जूते नहीं हैं, वो एक इज्जत की रोटी कमाना चाहता है, कमाता है और आगे चल के देश का नाम, पूरी जनरेशन का नाम आने वाले सालों में पूरी दुनिया में रोशन करता है। तो दिस स्टोरी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी, नॉट जस्ट द रिकॉर्ड्स. That the records were there was सोने पे सुहागा, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब उसके बारे में जितना बोला जाए कम है. What was about this man who lost one of the most important races of his life, but won in life? वो जिंदगी से जीता, जिंदगी में जीता. उसने मुश्किलों से कभी क्या कहते हैं कि मुश्किलें से दौड़ा, वो दौड़ा नहीं, मुश्किलों के साथ दौड़ा, उनको हराया. So this, if this spirit goes to the generation today and the generations to come, I'll feel कि शायद मेरा 2% भी काम हो गया. फिल्म बनाने के दौरान शायद इतना पहले नहीं मालूम था. ये चीज़ें बनती हैं, हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, इतना कुछ आता नहीं. और जब बन गई फिल्म तो अब जाके ऐसा एहसास होता है कि हम सबके अंदर एक मिल्खा सिंह है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, क्या स्कूल टीचर हो, चाहे लॉयर हो या पॉलिटिशियन हो. अगर हम उस मिल्खा सिंह को ढूंढ लें तो फिर मज़ा ही आ जाए बस. मिल्खा जी, एक सवाल आपके लिए कि some time for questions from anyone in the audience. Please identify yourself before you ask. We'll have someone to circulate the mics, please. Yeah. Hi, hello everyone. This is Zuhair from media, Pro Bollywood exactly. I would like to congratulate you all, Rakesh, Farhan, Sonam, everybody, Prasoon, for making just such a great movie. The promos were awesome, really fabulous and very heart touching. So फरहान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक ऐसे शख्स के बारे में मूवी है जो कि आइकॉन है और इंडिया के रियली हीरो हैं. तो और कैसा मतलब लगा एक मीन्स रियली आइकॉनिक हीरो के एक ऐसा शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब एक रियल कैरेक्टर आपको प्ले करना था कैसा? एक्चुअली मैंने अभी उसी सिलसिले में बात की जब मुझसे सवाल पूछा गया इसके पहले. बस यही कहूँगा कि मतलब ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं किसी की भी एक्टिंग की ज़िंदगी में या डायरेक्शन की ज़िंदगी में, के करियर में ऐसे मौके मिलते हैं कि आप किसी एक ऐसे इंसान पर एक फ़िल्म बनाएं जो
सोसाइटी के लिए इतना इंस्पिरेशनल फिगर है और इतना बड़ा हीरो रह चुका है आपके देश का, तो ये मौके कम मिलते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। और मैंने मिल्खा जी से कहा था जब हमारी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी पिक्चर शुरू होने से पहले, कि मैं सिर्फ एक प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे कि मैं जितनी भी मेहनत कर सकता हूँ मैं करूँगा इस फिल्म पे, और कोई मतलब कसर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जब उन्होंने फिल्म देखी उन्होंने मुझसे कहा कि आपने, ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है तो ये मुझे मतलब एक बहुत अच्छा लगा। बात है, मेहनत की नहीं, आपने मिल्खा सिंह बन के दिखाया। थैंक यू सर। और जहाँ भी अब जाता हूँ वो कहते हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं यंग हुआ करता था, जिस ज़माने में दौड़ता था, जिस तरह से मेरे मसल थे, जिस तरह से मेरा स्टाइल था, हर एक चीज़ ने कॉपी की। और सारी दुनिया ये कहती है, चाहे लंदन जाऊँ चाहे अमेरिका में हूँ कहीं भी हूँ, वो कहते हैं जी उस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल आप जैसा बन के दिखाया हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब इसको मैं बॉम्बे में यहाँ आता रहा हूँ क्योंकि ये एथलीट रहा है, स्कूल में दौड़ता रहा है, तो जैसा मेरा स्टाइल हुआ करता था वही इसने कॉपी किया। किस तरह से मैं सैंड रनिंग करता था, किस तरह से मैं हिल रनिंग करता था, किस तरह से मैं स्टार्ट लेता था, ये सारी चीज़ें इसने लर्न की और ये बन के दिखाया। और आज भी दुनिया ये कहती है भाई कमाल कर दिया उस लड़के ने। जहाँ भी जाऊँ वो इसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा हमने नहीं देखा, कि बिल्कुल मिल्खा लगता है। One second, wait for a mic, wait for. I guess the challenge Farhan is to be like him when he's 85, when you're 85. Sonam, this question is with you. Who's asking? Yeah, this here. No, I think your question's done. राकेश जी, One second, one at a time. प्रोमोस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन एक बात सामने आ रही है कुछ दिनों से कि पाकिस्तान में भाग मिल्खा भाग को बैन कर दिया गया है। क्या ये सच है और क्यों? फिल्म नहीं दिखाने वाले हैं ऐसा? इनका सवाल है कि शायद आप लोगों ने सुना ना हो, तो मैं आप सबसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आप ये गॉसिप का हिस्सा ना बने। करें कि वो ऐसा बहुत दिनों से प्रोमो आ रहा है और अभी बहुत दिनों से ये सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान में फिल्म बैन हो गई है। आज सुबह ही 3 एक से एक बढ़ के ऑफ़र आए हैं पाकिस्तान से फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ तक कि एक इनविटेशन आया पूरा कास्ट एंड क्रू के लिए कि आप लोग वहाँ आएँ, और आज तक ऐसा हुआ नहीं। और ये तक बोला गया है कि दिस फिल्म will result in the revival of cinema in पाकिस्तान, क्योंकि ये प्यार वाली फिल्म है जैसे आप सब लोग जानते हैं, और सारी कहानियाँ विकीपीडिया पे हैं, इस पे हैं, तो इसको हम कोई सीक्रेट तो है नहीं। Anyone else? फरहान, Mike. शायद एक हाँ काम कर रहा है। चलिए फरहान, जिस तरीके से वाकई में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरी मिल्खा सिंह जी के बारे में कहती है, वो कहती है कि बहुत पंक्चुअल आदमी थे, मतलब बहुत पंक्चुअल थे ये। तो आप इनको कॉपी किया, लेकिन उतनी पंक्चुअलिटी नहीं हो पाई। आज इवेंट में भी देखा 2.5 घंटे लेट हो रहा था। देखिए, मैं इतना ही पंक्चुअल रहा हूँ आज जितना मिल्खा सिंह जी थे, मैं उनके साथ में आया हूँ, तो आई वॉज परफेक्टली एज पंक्चुअल एज मिल्खा सिंह जी। मगर नहीं, सीरियसली आई ट्राई, आई एम श्योर हमारी मुलाकात काफ़ी लोगों से पहले भी हुई है, अलग अलग मामलों में और सिलसिलों में और अलग फिल्मों को लेकर, और सभी जानते हैं कि मैं जितना भी पंक्चुअल हो सकता हूँ मैं ऑफ कोर्स ट्राई करता हूँ। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिससे आप निकल नहीं सकते, तो अनफॉर्चुनेटली टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस। फरहान, I would like to ask you. I'll clarify that, and I was stuck in a DI color correction, which was very important. So the whole team was waiting for me. My apologies. Sorry, guys. Farhan, here I'm Samreen from Bolly Spice. The trailers are amazing. You're looking very hot. Okay, I want to know the kind of training that you require to be a runner. I'm sure he must have gone through rigorous training. So what was your experience when you were training for your role? जो सबसे पहली चीज़, एक मेरे कोच थे, ट्रैक एंड फील्ड कोच, उनका नाम था मेलविन। उनका नाम था मेलविन, और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाई वो ये थी कि उन्होंने मुझे कहा भाग के दिखाइए कि आप कैसे भागते हैं। मेरे माइंड में मैं बहुत फास्ट भागता हूँ, तो आई रैन, और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आई हेट टू ब्रेक दिस टू यू, बट जो आपका स्टाइल है रनिंग का वो बिल्कुल ही गलत स्टाइल है। कोई स्प्रिंटर ऐसा नहीं भागता
तो आपको पूरा आपका स्टाइल रीइन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब थोड़े सिटी रनर हो चुके हैं, यू नो, ट्रेडमिल पे भागते हैं. तो एक्चुअली व्हाट ही टोल्ड मी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज लाइक, जब आप ट्रेडमिल पे भागते हैं तो एक्चुअली यू आर नॉट प्रोपेलिंग योर सेल्फ फॉरवर्ड, यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग. कि एक्चुअली आपका दूसरा पैर इसलिए सामने आता है ताकि आप गिरे नहीं, नॉट सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड. तो आई हैड टू चेंज माई स्टाइल कम्प्लीटली ऑफ रनिंग. तो मैंने बहुत सीखा उनसे, और एक बहुत मतलब एक अलग ट्रेनिंग है उसके लिए, क्योंकि एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, स्टैमिना, रिकवरी, टेक्निक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. और मतलब मैंने तो 1.5 साल के लिए की हैं. मिल्खा जी ने मतलब 10, 15, 20 साल किया है ये So ट्रेनिंग. at any point did your determination, you know, have like did you like at any point feel No, that- no, sorry, I didn't understand that was your question, but no, it didn't. No, that wasn't my question. I'm Oh, asking you. acha, okay. No, it didn't. You know, to me, the as Rakesh has mentioned, I think the purpose of the film is way bigger than what we are doing in it. You know, so when you realize that, it removes you and your individual kind of image of yourself or your ego from the equation completely, and you can put yourself through whatever needs to happen so that you can facilitate this larger dream. So I didn't feel ever कि मैं ये कुछ ज़्यादा हो गया और मैं I've taken something on that maybe I will not be able to see through. I never felt that. I always felt very, very comfortable. It's again, ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि what was the one easy thing and the one difficult thing. I think it's the same. जो जवाब मैंने उनको अभी दिया वो same है कि जो इस the meaning of this film to me, and I think what the meaning will be to everyone who watches it, इसका जो purpose है, जैसे मिल्खा जी ने कहा कि उनकी जो चाह है इस फिल्म से कि लोग कैसे इंस्पायर हों, हम सब उसी से इंस्पायर हुए हैं. और हम सब इतने इंस्पायर हुए हैं कि हमें कभी नहीं लगा कि कोई काम मुश्किल है. तो जितना भी मुश्किल आप बाहर से लगे, मगर हमको कभी नहीं लगा. हमको लगा कि मतलब ये बहुत ज़रूरी है करना. तो और जब वो ज़रूरी है तो फिर आप उसके में आसान या मुश्किल उसके बारे में नहीं सोचते. मतलब ये सिर्फ ये सोचते कि बस करनी है ये चीज़. तो ऐसा ही कुछ था. Couple of final questions. मेरा before सवाल we finish up. मिल्खा सिंह सर से है. सर सत श्री अकाल, आलोक बोल रहा हूँ OAFM से. सर Final couple of questions. Go ahead. Yeah. This is Benita from NewsX. The trailer was really mind-blowing. It actually blew us away the way it was actually, you know, when we saw it. But I saw Sonam being very emotional. There was tears coming out from her eyes. What was the entire thing like? Why were you crying? What made you so emotional? I think emotion makes you emotional. And you can see the emotion, and you can see the blood, sweat, and tears in it. So that's what made me emotional. Is there one memory or something that you saw in the trailer where, you know, you felt, this is something which I'll never forget in my life, or something that, you know, made you actually cry? I think we have never seen you something like that. Never seen you so emotional ever. There was a shot of her from the last day of shoot of her. She was very emotional because she was reminded of the time she was leaving the crew. Very, very touching moment. Thank you. सोनम, एक सवाल है, सोनम से एक सवाल है. तो आपने इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि 11 रुपये लिए आपने, आप वो रिकॉर्ड तो भी सकती है 1 रुपये लेकर के. मिल्खा सिंह की तरह 1 रुपये लेकर करती, जो 11 रुपये की जरूरत क्या थी? जी ये मेहरा जी ने डिसाइड किया था कि मुझे 11 रुपये देंगे कि 1 रुपये देंगे. मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो ही डिसाइडेड कि मैं सोनम को 11 रुपये दे दूंगा. That's it. Thank you.